हम पढ़ रहे थे अध्याय 16 पाचन और अवशोषण। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से छोटी आंत में और वृहत आंत में पाचन की क्रिया पूरी होती है, और साथ ही कुछ ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था कि ऊष्मीय ऊर्जा होती है और कार्य की मान होता है। तो और साथ में हमने जी हाँ 2 प्रश्न दिए थे आपको, है ना। तो आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आइए ज़रा उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रश्न थे आपके, छोटी आंत में सुक्रेज का क्या कार्य है। तो आपको पता है कि सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को अपघटित करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, यानी जो डाइसेकेराइड्स हैं उनको किस में, सरल मोनोसेकेराइड्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था आपका, 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा क्या कहलाती है। तो ये दहन ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य की मान कहलाती है। और आज हम बात करेंगे कि जो हमने खाना खाया है ना, जो पचा, अब पचने के बाद उसका अवशोषण जो है वो किस प्रकार होता है। जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। अवशोषण से यहाँ पर मतलब है कि किस तरह से वो यांत्रिक म्यूकोसा से और हमारे रक्त में और लसिका में पहुँचता है। आपको मालूम है हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाते हैं हम ऊर्जा के लिए, है ना। तो हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब ये हमारे रक्त में जा कर के मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 तरह की विधियाँ हैं इसमें, सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन। तो जो सक्रिय अभिगमन होता है वो हमेशा ऊर्जा की उपस्थिति में होता है। तो जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन, ये थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, सरल जो है आपके विसरण के द्वारा रक्त के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है। और इन जो पदार्थों का रक्त में पहुंचना जो है वो सांद्रण प्रवणता पर, किस पर निर्भर है, सांद्रण प्रवणता पर निर्भर है। हालांकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स हैं जो कि वाहक प्रोटीन की मदद से, मतलब इसमें क्या ज़रूरत होती है, इसमें प्रोटीन को एक वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और उसके मदद से वो अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को ही क्या कहा जाता है, सक्रिय अभिगमन कहा जाता है ना। और जल का जो परिवहन है वो परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो जाएगा उसके अंदर। सक्रिय परिवहन जो है सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। सक्रिय परिवहन क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा मिलती है एटीपी से। ठीक। अब विभिन्न पोषक तत्व जैसे एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज, सोडियम आयन है, ये जो है रक्त में इसी क्रियाविधि यानी सक्रिय अभिगमन के द्वारा ही इनका अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और वसाम्ल और ग्लिसरॉल जो है अविलय होने के कारण जो है वो अविलय होते हैं, इसीलिए वो रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। इनका क्या होता है, ये पहले छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको मिसेल बना लेते हैं ना। क्या करते हैं, आंतरिक म्यूकोसा में ये प्रविष्ट हो जाते हैं और आंतरिक म्यूकोसा में जाकर के ये कौन सी संरचना बनाते हैं, ये मिसेल संरचना बनाते हैं। और ये वसा गोलिका जो है वो पुनः संचरित होकर के अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। ठीक है। अंकुरों मतलब आपकी जो आंत के अंदर जो विलाई होती है उसकी किस में चले जाते हैं, लसिका वाहिनियों में ये चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अवशोषित पदार्थ को क्या करती हैं, अब ये लसिका वाहिकाएं जो होती हैं वो उस जो भी पदार्थ को अवशोषित किया है, जो कौन सा पदार्थ है, ये वसा वाला पदार्थ है जो कि अविलय है ना, उसको क्या करती हैं, रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सहायता से इन्हें वसाम्लों और मोनोसेक्राइड्स में बदल देता है। यानी प्लाज्मा में जाकर के लाइपोप्रोटीन किसकी सहायता से, लाइपेज की सहायता से किस में बदल देता है, वसा अम्लों और मोनोसेक्राइड्स में बदल देता है ना, सरलतम कणों में बदल देता है। अब निष्क्रिय अवशोषण की बात करते हैं। तो निष्क्रिय अवशोषण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये जो है ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी हमारी जो क्या है परासरण की विधि द्वारा ये जाते हैं। इस विधि से विटामिन, प्यूरिन और पिरामिडिन का अवशोषण होता है। यानी ये प्यूरिन, पिरामिडिन जो है आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं, है ना। और अवशोषित खाद्य पदार्थ जो है अंत में क्या करता है, रक्त द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है और फिर कोशिकाओं में पहुंच जाता है। भोजन के ये अंतिम उत्पाद कोशिकाओं में जाकर के उपापचय की क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं का हिस्सा बन जाते हैं। इसे स्वांगीकरण कहते हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि अवशोषित खाद्य पदार्थ
जो है रक्त के द्वारा, है ना, रक्त के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, शरीर की कोशिकाओं में चले जाते हैं। और फिर भोजन का ये जो अंतिम उत्पाद है ये कोशिकाओं में जाकर के क्या करता है, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा कोशिकाओं का हिस्सा बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। जैसे अब इसमें यह है कि आपका अलग अलग कौन से भाग में कौन सी चीज़ों का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, तो उसमें जैसे मुख में आपकी कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा के निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं वे आसारित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। मुंह में तो ये हो जाते हैं। फिर अमाशय में कौन कौन होता है अवशोषित, जल, सरल शर्करा, अल्कोहल, ये इनका अवशोषण किस में हो जाता है, आपके अमाशय में। छोटी आंत में किनका होता है अवशोषण, पोषक तत्वों के अवशोषण का ये प्रमुख अंग है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है क्योंकि आपको बताया गया था कि वहाँ पर क्या होती हैं, रसांकुर होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, है ना, जो ब्रश के समान रचना बनाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, उसके अवशोषण के एरिया को बढ़ा देती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, ये सब म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में इनका अवशोषण हो जाता है ना। म्यूकोसा जो उसकी परत होती है आपकी छोटी आंत की, उसके अंदर जाकर के और रक्त में जाकर के ये मिल जाती हैं। और बड़ी आंत में जल, कुछ खनिज और कुछ औषधियों का इसमें अवशोषण होता है। ये बताया गया है अवशोषण के बारे में। और फिर पाचक अपशिष्ट जो है, अब क्या हो जाता है, अब सारी चीज़ों का जब अवशोषण हो गया तो जो बचा हुआ है ना, पाचन और अवशोषण के पश्चात जो बचा हुआ है वो कहाँ चला जाता है, वो मलाशय में चला जाता है। और वहाँ पर क्रमाकुंचन ग्रंथि के द्वारा ऐसी इच्छा प्राप्त होती है, जब मतलब ज़्यादा हो जाता है ना तो ऐसी इच्छा लगती है कि भाई अब मल त्याग करना है, तो उस कंडीशन में फिर मल जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरी जो है आपकी एक अवशोषण की विधि हो गई, है ना, कि किस तरह से जो खाद्य पदार्थ है वो पाचन के पश्चात किस तरह से रक्त और लसिका में जाकर के मिलता है, अवशोषित होता है। दो तरह से होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा। सक्रिय अभिगमन में किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जबकि निष्क्रिय अभिगमन में केवल परासरण के द्वारा ही, है ना, वो ये क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पचित भोजन का अवशोषण होता है। और आज के 2 प्रश्न, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और लिखिए आज के 2 प्रश्न। अवशोषण की मुख्य क्रियाविधियों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है सक्रिय परिवहन हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। आशा है आप बहुत जल्दी से इनका आंसर लिख पाएंगे, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।